नमस्कार, मुंबई के सायन इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की शुरुआत हम दिल्ली की खबर के साथ करेंगे, क्योंकि राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में ब्लैक फंगस, जिसे म्यूकोमाइकोसिस भी कहा जाता है, उसकी शिकायत कई कोरोना के मरीजों ने की है। अब तक जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार ऐसे हज़ारों मरीज हैं जिन्होंने इसकी शिकायत की है, जिसके बाद ICMR राज्यों की मदद से जो पुख्ता आंकड़े हैं वो जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सहयोगी परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। कोरोना के मरीजों में फंगस की बीमारी पहली लहर से इस बार ज्यादा रिपोर्ट हो रही है। फंगस इन्फेक्शन की ये बीमारी आंख, चेहरे, नाक, फेफड़ों और दिमाग तक पर असर छोड़ती है। ध्यान न दिया गया तो जटिल सर्जरी का अंतिम विकल्प बचता है। डायबिटीज, स्टेरॉयड के गलत इस्तेमाल और ऑक्सीजन में खराब पानी इसकी कई वजहों में से एक हैं। कुछ लक्षण हैं, जैसे अगर राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस है तो हेडेक हो सकता है, सिर में दर्द हो सकती है, नाक ब्लॉक हो सकता है, नाक से सिक्रीशंस आ सकती हैं जो हरे रंग की हो, या नाक से खून आ सकता है, या एक चेहरे में सेंसेशन कम हो सकती है, एक साइड में चेहरे में सोजिश हो सकती है, या स्किन में डिस्कलरेशन हो सकता है। अगर फेफड़े में हो तो बुखार हो सकता है, छाती में दर्द हो जाती है, खांसी होती है, खांसी में खून आ सकता है। दिल्ली एम्स में ही फिलहाल म्यूकोरमाइकोसिस के 23 मामले हैं। 20 पॉजिटिव और 30 निगेटिव हो चुके मरीजों में ये देखा गया है। सलाह दी गई है कि कोरोना के माइल्ड मरीजों को स्टेरॉयड न दें। कोरोना होने वाले मरीज की शुगर कंट्रोल रखने की ओर ध्यान हो। 5 से 10 दिन से ज्यादा स्टेरॉयड न चलाएं। अनुमान के मुताबिक देश में करीब 1000 म्यूकोरमाइकोसिस के मामले अब तक रिपोर्ट हुए हैं, पर इसके इलाज को लेकर दवा की फिलहाल किल्लत नहीं। भारत में खूब बनती है और इसकी उपलब्धता पे पूरी नज़र है भारत की, देश की सरकार की, और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इसके ऊपर वॉच करते हैं और इसको रैंप अप भी साथ साथ करा जा रहा है। कोड में खाद जैसी स्थिति, लड़ाई दोहरी है, एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ फंगस की बीमारी। लापरवाही का ख्याल मरीज से लेकर डॉक्टर तक को रखना है, नहीं तो चूक और मुसीबत पैदा कर सकती है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। तो वहीं दिल्ली में डेटा के आधार पर कोरोना का बेहतर मैनेजमेंट हो सके, इसके लिए दिल्ली सरकार ने नई दिल्ली के कई जगहों पर इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर बनाया है, जिसका उद्घाटन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। कोरोना से संबंधित अलग किस्म का डेटा रियल टाइम बेसिस पे कैप्चर किया जाएगा। जब मैं बोलता हूँ रियल टाइम बेसिस पे, तो अभी इस वक्त कहाँ पे क्या चल रहा है वो यहाँ पे कैप्चर होगा। वैक्सीन से रिलेटेड डेटा, ऑक्सीजन से रिलेटेड डेटा, हॉस्पिटल से रिलेटेड डेटा, किस एरिया में कितने मरीज हैं, कितने एक्टिव मरीज हैं, कितने मरीज ठीक हो चुके, वो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसका, ये सारा का सारा डेटा जो है यहाँ पे अब कैप्चर होना शुरू हुआ है। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि सरकार अगर निर्णय हवा में लेती है तो वो निर्णय कभी भी सफल नहीं होते। सरकार अगर वही निर्णय डेटा के आधार पे लेगी तो वो निर्णय सार्थक होंगे। कोरोना के बेहतर मैनेजमेंट के लिए दिल्ली सरकार ने एक इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर बनाया है। ये कमांड सेंटर, ये देखिए यहाँ पर हम हैं सेंट्रल दिल्ली के इलाके में, नई दिल्ली के इलाके में ये कमांड सेंटर बनाया गया है। इस कमांड सेंटर का मकसद है कि कोविड के बारे में जितना भी तरह का डेटा होता है वो एक ही जगह इकट्ठा किया जाए, और जब एनालिसिस करनी हो तो सारा का सारा यहाँ उपलब्ध हो। केसेस का ट्रेंड किस तरह का है, डेली डेथ कितनी हो रही हैं, पॉजिटिविटी रेट कितना है, ICU कितने हैं, नॉन ICU कितने हैं, वैक्सीनेशन कैसे हो रहा है, ये सारा यहाँ पर उपलब्ध है। दूसरा मैं दिखाऊं, ये तो बड़ी स्क्रीन है, अगर बड़ी स्क्रीन पर आप देखना चाहें, ये यहाँ पर ऑक्सीजन की स्थिति है, रियल टाइम में यहाँ पर सारा डेटा आ रहा है। ऑक्सीजन स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द डिफरेंट हॉस्पिटल्स, टोटली अराउंड 250 हॉस्पिटल्स हैव बीन एनरोल्ड। अच्छा। और ये डाटा मैनेजमेंट पे हॉस्पिटल्स में वो स्टोरेज कैपेसिटी, उनकी डिमांड पर डे की, देन देयर सिलेंडर्स A टाइप, B टाइप, C टाइप, लिक्विड ऑक्सीजन, जो भी हॉस्पिटल्स का डाटा है उन्हें डेली बेसिस पर ये सुबह 11 बजे से पहले भरना होता है। एंड इसी के अकॉर्डिंग अगर कोई डाटा मिसमैच होता है तो हम कॉल करके हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो डाटा को ठीक करें। सर आपके पास क्या उपलब्ध है, आप क्या देख रहे हैं? सर मेरे पास बैकएंड सपोर्ट दे रहा हूँ एप्लीकेशन के लिए, कि जितना भी डेटा आ रहा है उसको हम लोग एप्लीकेशन पे बिल्ड करा रहे हैं। अच्छा।
मतलब आपके पास की सारी रिपोर्ट्स जो भी हैं वो हम लोग पब्लिश कर रहे हैं एक तरीके से। ओके ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन सपोर्ट भी, अच्छा आप बैकएंड सपोर्ट दे रहे हैं? बैकएंड सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है। एक्टिव कंटेनमेंट जोन के अंदर कितने एक्टिव केस हैं, कितने वो हैं, सारा डेटा आपके पास? यस। अच्छा, इसके बाद टेस्ट कंडक्टेड वगैरह का सारा डेटा देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये किस चीज़ का डेटा है सर? सर ये जैसे कुछ हॉस्पिटल ऐसे उनके फ़ोन नंबर उनके जो नोडल ऑफिसर वो चेंज हो गए। अच्छा। फ़ोन करते हैं तो वो चेंज दूसरे वाले मिलते हैं, उनके पास डिटेल नहीं होती। अच्छा। तो उनसे फटाफट डिटेल लेकर के इसमें फीड करते हैं। एक ही जगह पर सरकार जो है वो अगर कुछ एक्सेस करना हो, उसको कुछ समझना हो, उसको कुछ ट्रेंड देखना हो, तो इस तरह से सारा डेटा यहाँ मौजूद है, वो यहाँ पर देख सकती है। तो ये कोविड कमांड सेंटर दिल्ली का अब शुरू हो गया है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी पवन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं ग्रामीण इलाकों में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अकेले जेवर विधानसभा की अगर बात करें तो 3 दर्जन से ज़्यादा गांव हैं जहां पर 160 से ज़्यादा लोगों में कोरोना के लक्षण देखे जा सकते हैं। तो आखिर ग्रामीण इलाकों में इस संक्रमण को रोकने के लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है, देखिए रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। गौतम बुद्ध नगर के जेवर कस्बे का ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीते 11 साल से बंद रहा है। सामुदायिक केंद्र की इमारत बनी लेकिन डॉक्टर और स्टाफ आज तक नहीं पहुंचा। कोरोना संक्रमण ने जब गांव में दस्तक दी तो अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को रातों रात 50 बेड के अस्पताल में बदला जा रहा है। ये आप देखिए, ये डॉक्टरों की सूची लगी हुई है, यानी जब ये बिल्डिंग बनकर 2011 में तैयार हुई तो इन डॉक्टरों की सूची लगा दी गई, इनके नाम लिख दिए गए, लेकिन इनमें से एक भी डॉक्टर कई सालों से आया नहीं। और यही वजह रही कि डॉक्टर थे नहीं, नर्सिंग स्टाफ था नहीं, इसके वजह से ये पूरी तरीके से बंद रहा। अभी जेवर के जो विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह, उनसे हमारी बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि बीएमएस डॉक्टर उन्होंने अपने पैसे से इस सामुदायिक केंद्र में फ़िलहाल लगाए हैं कि अगर यहाँ कोई कोरोना का पेशेंट अब भर्ती होगा सोमवार से कम डॉक्टर यहाँ पर रहें। अस्पताल के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर स्विट्जरलैंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज ने दिए हैं और पंखे से लेकर एसी तक लोगों ने दान दे दिया है। फिलहाल जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने भी एक बीएमएस डॉक्टर को अपने पैसे से नियुक्त कर दिया है। लोग बताते हैं कि सालों से बंद पड़े अस्पताल की सफाई के दौरान ऐसा क्या हुआ कि स्टाफ के भागने तक की नौबत आ गई। धुलाई के लिए फायर की गाड़ियां थाने से बुलवा के उनसे धुलाइयां करवाई गई। यहाँ आप सांप बिच्छू, यहाँ ऐसा कोई लोगों को 3-3 4-4 सांप निकले सफाई करते में। अच्छा, सांप भी निकले? जी, सफाई करने वाले भाग गए, उनको समझाया भैया करना तो है, पर वो लोग लगे, डर था क्योंकि बिल्डिंग ऐसी थी कि घुसने का भी मन नहीं था किसी का इसमें। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जेवर में एक सामुदायिक केंद्र था जो काफ़ी सन 2011 से बंद पड़ा हुआ था। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसे हमने L1 कोविड अस्पताल बनवाए जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, अपनी विधायक निधि से 50 लाख रुपया दिया और बहुत स्वयंसेवी संस्थाओं ने उस अस्पताल में दान देकर आज उसे इस लायक बनाया कि हम 1-2 दिन में उसे इस क्षेत्र के देहात क्षेत्र के मरीजों की सेवा के लिए चालू कर सकते हैं। जेवर में अब तक 800 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। 38 गांवों में सर्वे और टेस्टिंग का काम भी चल रहा है। खुद विधायक भी अपने स्तर पर गांव-गांव में सर्वे कराकर बीमार लोगों का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। अब तक 30 गांवों में करीब 160 बीमार लोगों में कोरोना जैसे लक्षण दिखे हैं। और देहात में भी सारी टीमें काम कर रही हैं। मैं पूरी तरीके से ध्यान दिए हुए हूं और सारी सूचनाएं मेरे पास आज भी लोग संकलित कर रहे हैं कि किस गांव में इस वक्त कितने लोग बीमार हैं। रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर का दौरा करेंगे, कुछ गांव भी जाएंगे। लेकिन संक्रमण रोकने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सुधारना राज्य सरकार की पहली कोशिश होनी चाहिए। जेवर से कैमरामैन अशोक महाले के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश के कई हिस्सों में लोग अस्पतालों में जगह और पर्याप्त सुविधा न होने के कारण अब सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर मुंबई आ रहे हैं और यहां पर अपना इलाज करवा रहे हैं। शनिवार के अगर आंकड़ों की बात करें तो इन आंकड़ों से पता चलता है कि मुंबई में 53 ऐसे लोग हैं जो इस शहर के नहीं हैं, वो बाहर से यहाँ पर अपना इलाज कराने आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट।
22 से मेरी वाइफ बीमार थी। हमने बहुत कोशिश करी थी, उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हमने कॉल करा, कई नंबर तो लग ही नहीं रहे थे। मैंने बहुत कोशिश करी, जिनसे बात हो रही थी वो कह रहे थे वहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है और इसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इसको क्लोज कर दो। मुंबई से करीब 1375 किलोमीटर दूर गुड़गांव में रहने वाले गौरव अवस्थी पेशे से एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और कई सालों से गुड़गांव में ही रहते हैं। 22 अप्रैल को उनकी पत्नी की तबीयत खराब होने लगी। सभी जगह जाने के बावजूद कोई टेस्ट कराने वाला नहीं मिला, साथ ही अस्पताल में बेड या दूसरी सुविधा मौजूद नहीं थी। केवल टेस्ट करवाने के लिए गौरव को 5 दिनों का समय लगा और रिपोर्ट आने तक गौरव और उनके 3 साल के बेटे में भी लक्षण दिखने लगे, लेकिन कहीं पर भी उन्हें इलाज नहीं मिल रहा था। रात को 30 तारीख के बाद और हालत बिगड़ी। 1 तारीख को रात को मेरी वाइफ का ऑक्सीजन बहुत बुरी तरह डिप हो गया। अब तक वो फाइन थी, बुखार था लेकिन ऑक्सीजन को लेकर फाइन थी। लेकिन जब 1 तारीख को रात को उसका 85 के नीचे ऑक्सीजन डिप हुआ, मैंने उस दिन भी ट्राई करा हॉस्पिटल्स में एडमिट के लिए, वहाँ पे गुड़गांव के आसपास, दिल्ली में कॉल करा, नोएडा में कॉल करा, कोई रिस्पॉन्स नहीं, हर जगह से नेगेटिव रिस्पॉन्स था, सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। तब फिर मैंने 1 तारीख को जब ऑक्सीजन एकदम डिप हुआ, तब मैंने डिसाइड करा कि मैं अब मुंबई जाऊंगा। गौरव के भाई मुंबई में रहते हैं और मुंबई में बेहतर सुविधा और अस्पतालों में बेड उपलब्ध होने की वजह से इन्होंने पूरे परिवार को मुंबई में इलाज के लिए आने कहा। एक 3 साल के बच्चे को लेकर पति पत्नी 22 घंटों का सफर कर गुड़गांव से मुंबई पहुंचे, जिसके लिए 1,10,000 रुपए इन्हें एम्बुलेंस वाले को देना पड़ा। बाद में तीनों का इलाज मुंबई के सेंट जॉर्ज अस्पताल में शुरू किया गया। हम और घबरा गए थे कि बच्चे को लेके कि गप्पू को ना हो जाए, हमारी बेटी को ना हो जाए, पर ये भी पॉजिटिव हो गया था। और यहाँ पे जब बेड मिला तो फिर सुकून मिला कि बस बेड मिल जाए। कोरोना संक्रमण के दर में आ रही कमी और अस्पताल में बेड मौजूद होने की वजह से भी अब मुंबई में अच्छी तरह से इलाज हो पा रही है। 14 मई के आंकड़ों पर नजर डालें तो मुंबई में रिकवरी रेट 92% है। शहर में 12,734 ऑक्सीजन बेड, 2,997 आईसीयू बेड और 1,522 वेंटिलेटर बेड मौजूद हैं। शहर में 53 ऐसे लोगों का इलाज हो रहा है जो मुंबई के बाहर रहते हैं और इलाज के लिए मुंबई आए हैं। गौरव की मां नसीम अवस्थी बताती हैं कि बीएमसी के साथ ही और कई लोगों ने भी इनकी मदद की, जिसके वजह से आज इनके परिवार वाले सुरक्षित हैं। हेल्प सबने की, किसी ने घर, अब इसी घर में ये भी घर किसी का, हम लोगों को यहाँ सबको आइसोलेशन के लिए हम लोगों को हेल्प दी गई, हर तरीके से हेल्प की गई कि मतलब बुला लो और उनका यहाँ इलाज कर लो। समय पर इलाज मिलने की वजह से गौरव अवस्थी और उनके परिवार वाले अब सुरक्षित हैं और खतरे से बाहर हैं। लेकिन उनकी तरह ना जाने ऐसे कितने परिवार हैं जो समय पर इलाज उन्हें नहीं दिला पा रहे हैं। ऐसे में हर किसी का मुंबई आना भी संभव नहीं होता है, जिसकी वजह से जरूरत है कि स्थानीय स्तर पर लोग स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करें ताकि किसी को भी इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। पूर्वांचल में कोरोना का कहर किस कदर है, इसका अंदाज़ा आप गंगा नदी के किनारे चलने पर पता लगा सकते हैं। गहमर से बक्सर तक अगर आप नाव से सफ़र करते हैं तो इस बीच आपको अभी भी सैकड़ों की तादाद में शव नज़र आएंगे जो इस बीमारी की दास्तां बता रहे हैं। मेरे सहयोगी अजय सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। बीते दिनों गाजीपुर के गहमर इलाके में गंगा की तराई में शव मिलने से हड़कंप मच गया था। आनन फानन में प्रशासन ने उन शवों को दफना दिया, लेकिन गहमर से नाव के जरिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे किनारे पर पड़े अधनंगे शव इस महामारी का पूरा सच बताते नजर आ रहे हैं, जो मिट्टी के नीचे दबाने से भी दब नहीं रहा। हम तो बहुत दिन हो 40 बरिस ले चलाओ तनी, बहुत लाश जलली है सर, आधा ले बेसी जलली है सर। आ वह रात बिरात आल के बिगतल तो पुली आनी गाँव को जी के रहता वो गोरबा। गहमर से सटे गंगा के तराई इलाके की भौगोलिक स्थिति देखें तो यहाँ पर
बिहार के साथ साथ नवली, अतरौली, रेवतीपुर, करहिया सहित दर्जनों गांव की अस्थियां गंगा में आती हैं। हमेशा की परंपरा रही है कि कोई मरता है तो उसका दाह संस्कार इन्हीं घाटों के ऊपर किया जाता है, लेकिन पिछले दिनों कोरोना बीमारी की वजह से मरने वालों की तादाद इतनी बढ़ गई कि लोग उन्हें जलाने के बजाय सीधे तौर पर गंगा के हवाले कर चले गए। कुछ लाशें बहुत मिली हैं, उसमें बहुत सी लाशें अधजली भी मिली हैं। तो मुझे ये लगता है कि कोरोना के नाम पर जो कालाबाजारी शुरू हुई, लकड़ियों के शॉर्टेज जो दिखाया गया, लकड़ियों के अभाव में जितनी लकड़ियां थी उतनी लाशें जलाई गई, बाकी जो है वो जो बची उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। शव पहले कुछ दिन तो गंगा की गोद में रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फूलकर ये शव गंगा की सतह पर आकर किनारों से लग जाते हैं। हालात यह है कि गंगा में स्नान करने वाले लोग भी गंगा के पानी को छूने से कतराने लगे हैं। सड़ी गली लाशें वो पानी को नुकसान कर रही हैं। अभी आपने देखा कि गंगा पर कोई नहा नहीं रहा है, कोई छूना नहीं चाह रहा है पानी को। आप देखिए काई लगी हुई है। सरकारें और प्रशासन कोविड को लेकर चाहे जितने दावे करे कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है, लेकिन गंगा के किनारे मिल रहे शव उनके इस दावे की पोल खोल रहे हैं। साफ है कि गंगा में इतने शव मिलना कोई आम घटना नहीं है। ऐसे में सरकारों को चाहिए कि इसे बालू में दफनाकर लीपापोती करने के बजाय गांव-गांव स्वास्थ्य की मुकम्मल व्यवस्था करते, जिससे न सिर्फ लोगों को इस बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती, बल्कि इतनी जान भी नहीं जाती और तब शायद गंगा में इतने शव भी नहीं दिखते। गंगा के किनारे से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण जिरोहित और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।